नमस्कार। प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। पिछले 2 अंकों में इस देश की शिक्षा व्यवस्था की बात की गई थी। आज भी बात करेंगे एक शिक्षा व्यवस्था की, पर राजनीतिक और बौद्धिक रूप से उन्नत भारती मंडन और उदयनाचार्य जैसे मनीषियों की जन्मभूमि, भारत के 6 में से 4 दर्शनों की उत्पत्ति स्थली, विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्व की प्राचीनतम शिक्षा केंद्र की भूमि, राष्ट्रहित की अनदेखी और अपने अपमान से आहत होकर एक निरंकुश मगध सत्ता को उखाड़ फेंकने वाले एक शिक्षक चाणक्य की जन्मभूमि, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश जननायकों की जन्मभूमि की एक विशेष शिक्षा नीति की। इस देश में समाज के शिक्षा प्रेमी समाज सेवियों द्वारा शिक्षण संस्थानों को खोलने और उसे पोषित करने की प्राचीन परंपरा रही है। 1980 में इस राज्य के एक शिक्षाविद, स्वयं प्राध्यापक रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने एक नई शिक्षा नीति की शुरुआत की थी। नाम दिया गया था वित्त रहित शिक्षा नीति, यानी नए खोले जाने वाले शिक्षण संस्थानों को बोर्डों, विश्वविद्यालयों से संबद्धता तो दी जाएगी, पर सरकार किसी तरह का वित्तीय भार वहन नहीं करेगी। इस नई शिक्षा नीति के बाद अचानक ऐसे शिक्षण संस्थान खोलने की एक बाढ़ सी आ गई। वर्तमान में लगभग 750 माध्यमिक विद्यालय, 550 के करीब अंतर स्नातक महाविद्यालय और 250 के लगभग स्नातक स्तरीय संस्थान राज्य में खुल गए, जो सिर्फ वर्तमान की बिहार में है। झारखंड अलग होने के बाद जो गए वो अलग। चूंकि ऐसे संस्थान पूर्व से ही खोलने की परंपरा रही थी, जो कालक्रम में अधिग्रहित होते गए और आज वे राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। अतः शिक्षितों का एक वर्ग इन संस्थानों में शिक्षक और कर्मियों के रूप में नियुक्त हुए। इन संस्थानों के प्रबंधन का एक नियम बना। नियम के अनुसार एक जनप्रतिनिधि सदस्य, एक सरकारी अधिकारी, एक शिक्षाविद, एक विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और एक शिक्षक प्रतिनिधि के साथ आचार्य इसके संचालन समिति के सदस्य होते हैं। पहले जहां शिक्षण संस्थानों के दूर होने के कारण खासकर उच्च शिक्षा का अनुपात राज्य में बहुत कम था, अचानक इस नीति के बाद नए संस्थानों के खुलने से एक उछाल आया और सरकार भी शिक्षा के अनुपात बढ़ने को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करने लगी। पर नए प्रबंधन के तहत शिक्षक कर्मचारियों के शोषण का एक दौर भी शुरू हुआ। सभी शिक्षण संस्थानों के सचिवों द्वारा महाविद्यालय को एक एटीएम की तरह उपयोग शुरू हुआ। प्रतिवर्ष लाखों रुपए प्रबंधन की जेब भरने लगे और शिक्षक कर्मचारियों को हाथ उठाई में कुछ सौ, कुछ हजार दिए जाने लगे। पर पूर्व की तरह अधिग्रहण की आस में ये संस्थान चलने रहे और शिक्षक कर्मी कार्यरत रहे। 2008 में जब बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कुर्सी हिलने का भय सताने लगा, तो उन्होंने चुनाव में ही इस नीति को समाप्त करने का वादा किया। सरकार भी बन गई। संचिकाओं में इस नीति को संस्थान से परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के आधार पर अनुदान देने की व्यवस्था की गई। साथ ही संस्थानों के आंतरिक स्रोत से प्राप्त राशि का 70% भी वेतन के रूप में शिक्षक और शिक्षक कर्मियों के रूप में बांटने का हुक्मनामा जारी हुआ। पर जैसा कि होता है स्वतंत्र भारत की जैसी नीति है कि यहाँ प्रावधान संचिकाओं तक ही सीमित होते हैं। इस नीति के लिए भी जो प्रावधान बने वो संचिकाओं में ही सीमित रहे। इस नीति को समाप्त हुए लगभग 1.5 दशक हो चुके हैं, पर अनुदान की राशि आज तक मात्र 2014 तक ही दी गई है। मजेदार बात यह है कि प्रतिवर्ष इन संस्थानों से पास होने वाले छात्र छात्राओं को 10,000 से 50,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। पर शिक्षकों को क्या मिला या मिलता है न देखने की जरूरत सरकार को है, और वह सरकार स्वयं कैसे देखेगी जिसने स्वयं ही जो वायदा किया था वो दिया नहीं। 8 वर्ष हो गए। 8 वर्ष बिना वेतन का कोई कैसे काम कर सकता है समझा जा सकता है, परंतु जो राशि भी दी जाती थी वह भी किंतु परंतु के साथ। इतने सारे प्रावधान इस परिनियम और परिनियमों के चक्कर में उन संस्थानों को सरकारी राशि किसी तरह अटकाए रखी जाए, यह नीति बनी। राज्य भर के शिक्षक एकत्र हुए हैं, उनका अनुदान वर्षों वर्षों से लंबित है
और उनके घाटानुदान आधारित वेतनमान के लिए कोई प्रक्रिया या कोई समीक्षा शुरू नहीं की गई है। 7 साल का जो उनका परफॉर्मेंस आधारित अनुदान है वो रुके हुए हैं और उनका डिमांड है कि घाटा अनुदान की कार्रवाई की जाए। इसलिए महोदय, कि आवाम को ये पता है कि शिक्षा विभाग जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार विकास के शिल्पकार नीतीश बाबू के नेतृत्व में चल रही है, पूरी सरकार का एक अंग है और बहुत ही मुस्तैदी से उस पर काम हो रहा है। माननीय सदस्यों को भी पता है महोदय, शीघ्रता से इस पर सरकार काम कर रही है, तो अधैर्य न होवे। 15 साल तो नहीं लगने वाला है। सोचा जा सकता है कि जिस शिक्षक को स्वयं शाम को अपने घर चूल्हा जलने का भरोसा न हो, जिनके बच्चों के कॉपी कलम की व्यवस्था कैसे होगी का भरोसा न हो, वह दूसरे के भविष्य को उज्जवल करने का काम किस तरह कर रहा होगा और कैसा भविष्य उज्जवल हो रहा होगा, समझा जा सकता है। इस कोटि के संस्थानों को का संगठन नहीं है, संगठन है, उसके नेता भी हैं, दर्जनों संगठन हैं, पर वो नेता सरकार की दलाली और प्रबंधन सरकार तथा महाविद्यालय के आंतरिक स्रोत की राशि से अपने एटीएम के रूप में प्रयोग करने भर के लिए ही है। पर उससे भी बड़ी बात है कि कहा जाता है कि शिक्षा बहुत बड़ी शक्ति है जो आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाती है। और चाणक्य का वह कथन जो शिक्षक और शिक्षक समुदाय, शिक्षक संगठन बार बार जिसे उद्धृत करते हैं कि शिक्षक की गोद में निर्माण और प्रलय पलते हैं। शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। पर यह टेर लगाने वाला समुदाय अपने ही संगठन के नेताओं की दलाली और सरकार तथा उसके प्रबंधन के शोषण का शिकार है। वो दूसरों को सम्मान से जीना कैसे सिखा रहा होगा, क्या सिखा रहा होगा, सोचा जा सकता है। एक वाद की सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने भी 2017 में सरकार को सभी संस्थानों में शिक्षक कर्मचारियों के लिए एक समान वेतन नीति लागू करने का सुझाव दिया था। पर वह सुझाव था जो सरकार आदेश नहीं मानती, सुझाव कैसे मान सकती है, और वह आज तक नहीं माना गया। जहां तक छात्र संगठनों की बात है तो वो भी अपने अपने मातृ राजनीतिक दलों के जयकारा में व्यस्त हैं। राज्य के हुए अभिभावक जिनके बच्चे इन संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जिन्हें मात्र कागज का एक टुकड़ा जिसे डिग्री के रूप में प्रमाण पत्र कहा जाता है कि ये प्रकार प्राप्ति से मतलब है, उनको बोलने की आवश्यकता ने क्या है। वित्त रहित शिक्षकों को 1 पैसा वेतन नहीं मिलता था। 2008 में उसे एक अनुदान देने की बात स्वीकार की। हम लोग लगातार मांग भी करते रहे कि उसमें वृद्धि होनी चाहिए। ऐसे शिक्षण संस्थानों को घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में परिणत कर देते। विभाग की ही कार्यशैली पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। आज वर्षों वर्ष वह अनुदान की राशि लंबित रहती है। राज्य के 80% बच्चे, गांव गरीब किसान मजदूरों के बच्चे, गांव और पगडंडियों में रहने वाले बच्चे वित्तरहित स्कूलों, कॉलेजों, इंटर कॉलेजों और डिग्री कॉलेज से शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज भी जो स्कूल और कॉलेज हैं वित्तरहित, उसकी स्थिति वही। ऐसे बच्चों को पढ़ा के पास कराने वाले शिक्षकों को वो अनुदान कहेगा कि नहीं। पर यह चमत्कार भूमि है और यहाँ सब चलता है तो यह भी चल रहा है। एक मजेदार बात और यह है कि वर्तमान में अपनी एक रामायण पर फेंकी गई गुगली से पूरे देश के बौद्धिक समाज में खलबली मचाने वाले वर्तमान शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर इसी कोटि के एक संस्थान के शिक्षक हैं और अपने पीछे प्रोफेसर लगाते हैं। पर राजनेता पहले और अंत में भी मात्र राजनेता है। पर डॉक्टर चंद्रशेखर उस राजनीतिक दल के भी हैं जिसने अपने सत्ता काल में 15 वर्षों में बिहार के समग्र रसातलीकरण का एक मापदंड तैयार किया था और जिस पर आज तक पिछले 3 दशक से सरकारें चल रही हैं। तो आज उस राज्य की स्थिति की कल्पना की जा सकती है जो कभी उन्नत, बौद्धिक रूप से उन्नत थी, राजनीतिक रूप से जिसे उन्नत कहा जाता है, पर जहाँ के शिक्षक किस तरह अपना जीविका चला रहे होंगे और वहाँ के छात्र कैसे शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर कैसे बौद्धिक रूप से समृद्ध आत्मसम्मान से जीने लायक हो जा रहे होंगे, समझा जा सकता है। तो आज के इस अंक में इतना ही। यदि चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे, प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले अंक में।